हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिश शुरा है। अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे हैं। चलो, इस वीडियो के अंदर अपन किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो जो स्वदेशी मूवमेंट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट को कवर करने वाले हैं। इससे पहले आईएनए हो चुका है, उसके अलावा जो अपने रेवोल्यूशनरी वगैरह है वो हो चुका है, प्री आईएनसी हो चुका है, नहीं प्री आईएनसी नहीं हुआ, बाकी सोशल रिफॉर्म्स हो चुके हैं, ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट्स हो चुके हैं, वाइस रॉय तो चल ही रहे हैं, साथ साथ में वाइस रॉय चल रहे हैं, राइटिंग्स वगैरह चल रही है। ठीक है, चलो स्वदेशी की बात करें, सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये 2021 का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन कब के हैं आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज, ये सारा ऑप्शन है। इसको अगर आपको याद हो तो इस सेम क्वेश्चन को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे? तो जो आईएनए और आईएनए ट्रायल्स देखा था वहाँ पर। अब आईएनए ट्रायल्स का और इसका क्या लेना देना है, देखो यहाँ पे स्वदेशी और बॉयकॉट दे रखा है। और अपन क्या करते हैं, अपन अगर कोई ऑप्शन में भी अगर कोई चीज़ दे रखी है तो उसे भी एक बार डिस्कस तो कर ही लेते हैं। तो स्वदेशी और बॉयकॉट को एक बार ढंग से समझेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखो स्वदेशी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है। विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एक बार इसको डिस्कस करेंगे, स्वदेशी को डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आएंगे, फिर देखेंगे कि ये वाकई कितना ईजी था, कितना टफ था। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जों इन 1905 लास्टेड अंटिल, और ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो डायरेक्टली स्वदेशी से रिलेटेड है, इसलिए इसे यहाँ लगाया गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी अभी आता है। चलो, सबसे पहले कर्जों एंड प्लान, तो इसका क्या प्लान था उसे देखते हैं। कर्जों जो है एक अपना वाइसरॉय रह चुका है, ठीक है, इंडिया का वाइसरॉय रह चुका है। ये जो कर्जों थे, लॉर्ड कर्जों इनका नाम था, है ना। इनके अभी कुछ वर्क्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। उन्हें डिस्कस करने से पहले देखो, ये एक माइंडसेट के साथ आए थे, प्री सेट माइंडसेट। ठीक है, वो माइंडसेट क्या था? वो माइंडसेट ये था कि मुझे इंडियंस की नाक में दम करके रखना है ना। ऐसा नहीं है इन्होंने इंडियंस के लिए कुछ अच्छे काम नहीं करे, अच्छे काम भी करे हैं, लेकिन जो लार्जली जो इनका आइडिया था, वो आइडिया यही था कि ये जो स्वराज की और ये जो भी मांग, अच्छा स्वराज की तो उस समय थी भी नहीं मांग, लेकिन ये जो भी जो है कहीं ना कहीं वो तो था ही ना कि भाई थोड़ा हमको वो दो, ऑटोनॉमी वगैरह दो। तो ऑटोनॉमी की जो भी मांग वगैरह करते रहते हैं, ये सब फालतू है और इंडियंस को ये कोई हक नहीं है और इंडियंस ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब ये बातें करते थे। ठीक है, इनका थोड़ा माइंडसेट ऐसा था। एक बार देखते हैं कर्जों कौन है। ये देखो, कर्जों जो है हार्डिंग 2 से पहले आए थे। हार्डिंग को अपन पढ़ चुके हैं। हार्डिंग को अपन ने कहाँ पे पढ़ा? और जो बॉम्ब अटैक वगैरह और जो रेवोल्यूशनरी वाला पूरा पार्ट हुआ है उसके अंदर वहाँ पढ़ लिया। चेम्सफोर्ड को भी पढ़ना बाकी है। चेम्सफोर्ड को भी अपन जो है ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पढ़ेंगे। चलो, कर्जों की अगर बात करें तो 1899 के अंदर ये वाइसरॉय थे। और इनके वर्क्स अगर देखें तो ये सारे इनके वर्क्स हैं, एक एक करके सारे देखते हैं। सबसे पहले कैलकटा कॉपरेशन एक्ट, लार्जली जो वर्क्स वगैरह थे लार्जली नेगेटिव ही हैं, ऑल्दो कुछ पॉजिटिव भी हैं। यहाँ पर कैलकटा कॉपरेशन एक्ट 1899 का है। ये जो है इसके अंदर ये चीज़ थी कि इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स को कम कर दिया गया था और नॉमिनेटेड को बढ़ा दिया गया था। इससे क्या चीज़ होगी? इससे जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी तो खैर वैसे भी थी नहीं अपने यहाँ पे, बट वो जो डेमोक्रेसी की भावना भी जो है और जो रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, समझ में आया, और इनके हाथ में ज़्यादा पावर आ जाएगी। तो इस प्रकार का ये था कैलकटा कॉपरेशन एक्ट 1899, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर इम्प्रूव्ड रेलवेज, रेलवेज को इम्प्रूव करा। अब रेलवेज को इम्प्रूव करा सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन अपने लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि जब कभी भी रेलवेज और ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करते थे तो अपने लिए नहीं करते थे, खुद के लिए करते थे, समझ में। उसके अलावा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये एक अच्छी चीज़ है कि एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वगैरह तो करी थी शिमला के अंदर। उसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, ये एक बनाया था इन्होंने, ये भी अच्छा है। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अगेन जो है ट्रांसपेरेंसी वगैरह को कम करने के लिए। वैसे ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ उस समय होती भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ चीज़ें थी उन्हें भी कम करने के लिए। पाउंड डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर, अब इसे आप अच्छा बुरा कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ये वैसे न्यूट्रल चीज़ है। तो इंडिया के अंदर जो पाउंड है, या वैसे अगर आप बुरा भी एक अभी इसको समझते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर जो पाउंड वहाँ की जो करेंसी है, ठीक है, GBP, उसे यहाँ पे लीगल टेंडर बना दिया गया। पहले तो रुपीज़ ही था।
फिर ये कि पाउंड को अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। अब ये अगर आप देखो तो ये ऐसी बात है कि धीरे धीरे रुपी को फेज आउट करने जैसी बात आप कहीं ना कहीं इसको देख सकते हो, ऑल्दो ऐसा कुछ हुआ नहीं तो ठीक है, इसको जाना दो। फिर उसके अलावा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, देखो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं प्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस के अंदर इनका कुछ काम नहीं है, ठीक है, लेकिन प्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री के अंदर एक ना कहीं ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे जिसके अंदर पूछेंगे कि पाउंड जो है वो कभी भी इंडिया के अंदर कोई मतलब एक करेंसी टाइप में नहीं रही, लीगल टेंडर टाइप में नहीं रहा है। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के अंदर जो है आज तक सिर्फ एक ही करेंसी रही है, वो रुपीज़ वगैरह, तो वो तो वैसे मल्टीपल लेवल के ऊपर ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बट ऐसे पाउंड के बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लॉर्ड कर्जों हैं, लॉर्ड कर्जों ने पाउंड को लीगल टेंडर बनाया था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लेकर आए थे, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, ये फेमस है, इसे भी लेकर आए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी थी शिमला के अंदर, रेलवेज को इंप्रूव करा था। और जो कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट आया था, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट से क्या चीज़ हुई थी, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट से लेजिस्लेटर्स की संख्या कम हो गई थी, नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या बढ़ गई थी, समझ में। फिर देखो नेक्स्ट चीज़, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, ये भी आया था जिसके अंदर, अच्छा ये देखो अच्छी चीज़ है, बढ़िया है ये, जिसके अंदर कहीं ना कहीं पीजेंट्स को जो मनी लेंडर्स वगैरह हैं उनसे सेव करने का एक ये तरीका था। उसके अलावा फेमाइन रिलीफ वगैरह के लिए भी इन्होंने कुछ कुछ काम करा था, जैसे कि कुछ जो फार्मर्स वगैरह हैं उन्हें टैक्स वगैरह से बोला था कि भाई टैक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, और कुछ एक कमीशन भी अपॉइंट करी थी कि भाई आप इसके ऊपर पता करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, देखो लॉर्ड कर्जों के बारे में देखा। लॉर्ड कर्जों जो है किससे पहले आए, तो ये हार्डिंग से पहले आए, समझ में आया। अभी तक अपन ने जिनको देखा उनको देखते हैं क्या करके, ठीक है, हार्डिंग से पहले आए। अब लॉर्ड कर्जों की अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जों के अंदर ये जो है वैसे तो डिटरमाइंड थे कि भाई इंडिया का कुछ खास भला करना नहीं है ना। और इसके अंदर सबसे जो इनका सबसे जो खराब चीज़, जो सबसे इनफेमस चीज़ है, वो इनफेमस चीज़ यही है, बंगाल का पार्टीशन। बंगाल का पार्टीशन के बारे में अपन ने थोड़ा पहले देख चुके हैं और अभी इसके अंदर इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो बंगाल का पार्टीशन, उसके अलावा ये क्या लेकर आए थे, तो उसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लेकर आए थे, ठीक है, सीक्रेट्स एक्ट। और क्या चीज़ लेकर आए थे, और इन्होंने एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी थी, कहाँ पे, शिमला में। और क्या चीज़ है, उसके अलावा ये जो है रेलवेज़ को इम्प्रूव करा था, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, फेमाइन रिलीफ के लिए काम करा था। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें हो गई, ऑफिशियल सीक्रेट्स वगैरह हो गया, है ना। एजुकेशन, हाँ, कॉलेजेस एक्ट लेकर आए थे, है ना। और क्या चीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट लेकर आए थे, ठीक है। उसके अलावा कैलकाटा कोऑपरेशन एक्ट लेकर आए थे, है ना। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है बताओ, ऐसे ही सब है ना। पाउंड को जो है लीगल टेंडर बना दिया था, है ना, पाउंड डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर। फिर उसके अलावा क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट्स हो गया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट हो गया, रेलवेज वगैरह सब कुछ चीज़ हो गई। चलो गुड। अब देखते हैं, वापस पीछे आ जाते हैं। स्वदेशी के अंदर 1903 के अंदर अब इन्होंने क्या करा है, 1903 के अंदर ये जो है पार्टीशन को अनाउंस कर देते हैं कि बंगाल जो है, पहले बंगाल के अंदर क्या क्या आता था ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहले बंगाल के अंदर उड़ीसा प्लस जो अभी का वेस्ट बंगाल है वो, प्लस जो बांग्लादेश है वो, प्लस आसाम, प्लस मेघालय का कुछ रीजन, प्लस जो है अपना बिहार, प्लस झारखंड, ठीक है। तो ये पहले जो है बंगाल के अंदर आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रोविंस के अंदर आता था। फिर ये बात हुई कि इसको दो पार्ट में बांटेंगे, कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में बांटेंगे। पहला तो जो होगा ईस्ट बंगाल और दूसरा होगा वेस्ट बंगाल। जो प्राइमरी तरीका था इन्हें बांटने का, किस जो है बेसिस पे बांटेंगे, तो वो दो बेसिस थे, पहला रिलीजन और दूसरा लैंग्वेज, रिलीजन एंड लैंग्वेज। अब ये जो दो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बांटेंगे, तो ईस्ट बंगाल की कैपिटल क्या होगी, डक्का, या फिर आज की तारीख में जिसे ढाका बोलते हैं, है ना। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या होगी, कैलकाटा, जो है ही है, समझ में आया। अब यहाँ पे ये बात करेगी कि रिलीजन के अंदर जो ईस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी वगैरह रखी जाएगी, ताकि मुस्लिम्स को जो है एक अपीजमेंट का तरीका था, ताकि उन्हें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जॉब मिलेगी, है ना, बेटर जो है उनको लाइवलीहुड की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और भी बाकी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो है मुस्लिम सारे के सारे राज़ी हो गए थे। मुस्लिम कहा ठीक है, बढ़िया बढ़िया, राज़ी मतलब सारे राज़ी, मतलब कुछ एक तो थे ही जो जिनको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये डिवाइड एंड रूल वगैरह है और ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन कुछ बाकी जो मेजॉरिटी थे, मेजॉरिटी को ऐसा लग रहा था नहीं ये बढ़िया है और अच्छी बात है, हमको ये मिलेगा वो मिलेगा। ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ।
पाकिस्तान के अंदर भी यही सारे सपने देखे गए थे कि जैसे ही पाकिस्तान बनेगा हमको जॉब्स मिलेगी, ये होगा वो होगा। आज जो है पाकिस्तान की कंडीशन अपन देख ही रहे हैं, और आज क्या देखनी है उसकी कंडीशन, इतने सालों से दिख रही है उसकी कंडीशन, ठीक है। तो खैर वो जो भी है। अब उसके अलावा क्या चीज़ है, लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज के अंदर जो है काफ़ी सारी मल्टीपल अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, जैसे हिंदी, उड़िया, बंगाली, है ना, उर्दू, तो ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस थी। तो वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदी डोमिनेट कर रही थी, और जो इस तरफ वाला ईस्ट बंगाल है वहाँ पर बंगाली डोमिनेट कर रही थी। अब यहाँ समझने वाली बात है, बंगाल के अंदर बंगाली डोमिनेट नहीं कर रही है, ठीक है। जो अब इसका जो रीज़न दिया जाता है, एक बार रीज़न भी समझते हैं कि भाई क्या रीज़न दिया जाता है, ये जो पार्टीशन का प्लान था इसका क्या रीज़न दिया है। ऑफिशियल रीज़न एक है और रियल रीज़न एक है। ऑफिशियल रीज़न के अंदर तो ये बात बोली जाती है कि ये जो है इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और 25% जो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन थी उस समय की, उसकी 25% जो है सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर ही है। इतना बड़ा बंगाल है, इतनी ज़्यादा ये पॉपुलेटेड है, ये इसका ऑफिशियल रीज़न दिया जाता है। इसलिए जो है इसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसान हो इसलिए हम जो है इसको बाइफरगेट कर रहे हैं, ये बात होगी। रियल रीज़न इसके पीछे क्या था, रियल रीज़न ये था, ठीक है, चाहे ये लोग कुछ भी बोल दें, रियल रीज़न इसके पीछे यही था कि ये लोग कहीं ना कहीं जो नर्व सेंटर है, ठीक है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो नर्व सेंटर है, जहाँ से सब कुछ जो है ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं। अब आप देखो रेवोल्यूशनरी सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ है, यहाँ है। एक्सट्रीमिज़म की जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वगैरह सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ है, वो भी यहाँ है। उसके अलावा जो बाकी के जो अदर्स हैं, ठीक है, लिबरल्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, और भी जितने भी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ हैं, इसी जगह पे बंगाल में ही है। जो नर्व सेंटर है, जो हार्ट एंड सोल है उस समय पे पूरे नेशनल मूवमेंट का, वो बंगाल है। जैसे ही बंगाल का पार्टीशन होगा फिर जो है पूरा नेशनल मूवमेंट बाहर निकलने लगेगा, उससे पहले अंदर ही था, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं ये बैकफायर ही करी ये चीज़। एक तो बंगाल का पार्टीशन बाद में एनल भी करना पड़ा, इसको वापस सही भी करना पड़ा, और दूसरी चीज़ इससे जो है बाहर और ज़्यादा स्प्रेड ही हुई है, कम नहीं हुई है, समझ में आया। फिर देखो रीज़न ये मैंने आपको बता दिया, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ बेसिस भी मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेज, इसके अंदर देखो रिलीजन के अंदर एक पॉइंट और है, लैंग्वेज वाला तो मैंने आपको समझा दिया। रिलीजन के अंदर जो है एक ये कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वगैरह लगा रहे थे, तो उस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ में इन्होंने क्या करा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ में अभी तक तो 1857 के बाद में, 1857 के बाद से, क्योंकि 1857 को इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने ऐसा रिकॉग्नाइज करा था कि एक मुस्लिम रिवोल्ट था, समझ में आया। तो मुस्लिम, इंडियन रिवोल्ट नहीं, मुस्लिम रिवोल्ट था, ठीक है। मुस्लिम्स लोग जो है यहाँ पे लीड कर रहे थे, और मुस्लिम राजा था, और मुस्लिम भी काफ़ी सारे अलग अलग जगह पर थे। इसीलिए जो है मुस्लिम्स को ये कहीं ना कहीं साइडलाइन करने लग गए थे, और उनको कहीं ना कहीं जो है नीचा दिखाने लग गए थे, नीचे करने लग गए थे। किसको ऊपर रखने लग गए थे, हिंदूज को ऊपर रखने भाई, बट ऑब्वियस ही बात है, ये नीचे जाएंगे वो ऊपर जाएंगे, थोड़ा वैसे ही वाला सिस्टम चल रहा ना अपना, ठीक है। तो हिंदूज को जो है बेनिफिट वगैरह मिल रहा था, क्योंकि डिवाइड एंड रूल वगैरह भी करना है, डिवाइड एंड रूल करना है, समझ में आया। अब इसके साथ में क्या चीज़ होती है, इसके साथ में जो है, ये तो 1857 में चल रहा था। 1903 में लॉर्ड कर्जों आते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई इसको, इस चीज़ को उल्टा करते हैं, समझ में आया, और वापस से मुस्लिम्स को जो है इंपॉर्टेंस वगैरह, प्रोमिनेंस वगैरह देने लगते हैं। अगेन देखो डिवाइड एंड रूल के अंदर भली इसे इंपॉर्टेंस मिले या इसे इंपॉर्टेंस मिले, नुकसान दोनों का होना है, समझ में आया, ठीक है। तो अगर अब जो है, अगर वापस जो है मुस्लिम्स को अगर वो करने लग जाएंगे, अपीस करने लग जाएंगे, और हिंदूज को पीछे करने लग जाएंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान दोनों का होगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये एक बात है। फिर उसके अलावा क्या चीज़, अब देखो रिलीजन के अंदर इसीलिए इन्होंने जो है कहीं ना कहीं, आप अपन ये ऐसा कहते हैं, सस्पेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ब्रिटिशर्स ही थे। किसके पीछे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पीछे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ही थे, और इसे बनाया गया था ताकि आईएनसी को काउंटर करा जा सके, ताकि आईएनसी के सामने एक दूसरा फ्रंट क्रिएट किया जा सके, समझ में, ठीक है। तो क्या होगा कि आईएनसी वैसे हिंदू डोमिनेटेड है, और दूसरी तरफ अगर एक मुस्लिम लीग बन जाएगी जो कि मेजॉरिटी डोमिनेटेड, क्या, जिसके अंदर मेजॉरिटी जो है 99% वैसे मुस्लिम्स ही होंगे, तो फिर उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, उस सिनेरियो के अंदर ये जो है अपने अंदर ही उलझते रह जाएंगे, और जो मेन इश्यूज हैं उन्हें छोड़ देंगे। फिर बाद में ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है किसी और ही लेवल के ऊपर चली जाती है, और इनकी कुछ और ही जो है कहानियाँ बन जाती, तो वो एक अलग बात है। अब देखो, जब ये पार्टीशन अनाउंस करा गया था 1903 के अंदर, तो लार्ज एक नंबर के अंदर लोगों ने जो है इस बात को कहीं ना कहीं रिजेक्ट करा था, और इस बात को कंडेम करा था कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
तो 1903 से 1905 तक एक मॉडरेट ओनली फेज ऑफ स्ट्रगल चला था। मॉडरेट ओनली आपको पता है आईएनसी के दो पार्ट है, मतलब बन जाते हैं बाद में बन जाते हैं, एक तो मॉडरेट्स होते हैं और एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। मॉडरेट्स मेजॉरिटी में ज़्यादा थे और लंबे टाइम से भी थे। तो मॉडरेट्स के अंदर एक सुरेंद्र नाथ बनर्जिया थे, है ना। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जिया क्या करते हैं, ये जो है अपना एक मूवमेंट वगैरह, मतलब इस मूवमेंट को लीड करते हैं, जिस मूवमेंट के अंदर वो लार्जली बॉयकॉट वगैरह और इन सब की बात करते हैं, जागरूक वगैरह लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं। और ये सब तो जो भी चल रहा है, जो चल रहा है, बॉयकॉट भी इतना कुछ ऐसा कुछ खास होता नहीं है। जो प्राइमरी चीज़ें चलती है, देखो हमेशा मॉडरेट इन चीज़ के ऊपर चलते हैं, पीपीपी मॉडल के ऊपर चलते हैं। पीपीपी क्या होता है, प्रेयर, प्लिया एंड पेटिशन, समझ में आया, प्रेयर, प्लिया एंड पिटीशन। अब इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये बस जो है कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के विनतियाँ करते रहते हैं, मिन्नतें मांगते रहते हैं, सर सर प्लीज़ ऐसा मत करो, सर सर ये मत करो, सर सर देख लो, सर 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 गरीब लोग हैं, सर सर सर, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें करते रहते हैं। अब ये जो चीज़ें होती है, ये चीज़ें कितनी चलती, कुछ नहीं चलती, आदमी देखता है हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आगे बढ़ाता रहता है। इसी के रिस्पॉन्स में फिर बाद में एक्सट्रीमिस्ट वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर 1903 से 1905 तक जो है ये पीपीपी करते रहते हैं, कुछ होता है कुछ भी नहीं होता है, पेपर्स वगैरह निकालते हैं, जैसे कि हिताबड़ी हो गया, संजीवनी हो गया और बंगाली हो गया, ठीक है। तो इन सबको आपको याद रखना है क्या चीज़ हो रही है। वापस से एक बार रिवीजन करते हैं। 1903 के अंदर पार्टीशन अनाउंस होता है, कौन करता है, लॉर्ड कर्जो अनाउंस करता है। उसके बाद क्या चीज़ होती है, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जिया जो है काफ़ी कुछ जो है एक्टिविटीज़ वगैरह करने की कोशिश करते हैं। मॉडरेट इसके अंदर जो है प्राइमरी मॉडरेट्स ही होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता, एक्सट्रीमिस्ट का ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता। मॉडरेट्स की अगर बात करें तो ये पीपी करते रह जाते हैं। और पीपी के साथ में ये सब चीज़ क्या करते हैं, ये जो है कुछ पेपर्स वगैरह के अंदर डालते हैं, जैसे कि बंगाली और हितावड़ी और संजीवनी, समझ में आया, हितावड़ी, बंगाली और संजीवनी। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये चीज़ हो गई। अब फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में 1905 के अंदर फाइनली पार्टीशन को अनाउंस कर दिया जाता है कि पार्टीशन हो रहा है, ठीक है। तो अपनी सांस से थाम लो, पार्टीशन तो हो रहा है। अब 1905 के अंदर जैसे ही पार्टीशन को अनाउंस करते हैं, आईएनसी पागल हो जाता है, बहरा जाता है। आईएनसी जो है उसके बाद में बॉयकॉट रेजोल्यूशन अचानक से पास कर देता है, और बॉयकॉट रेजोल्यूशन के साथ में स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट कर देता है। बॉयकॉट रेजोल्यूशन के अंदर ये कहता है कि जो भी फॉरेन गुड्स हैं, जो भी फॉरेन क्लोथ हैं, जो भी फॉरेन जो है कोई इंडस्ट्री वगैरह है, कोई शॉप है, कोई भी अगर फॉरेन कोई भी चीज़ से कुछ भी लेना देना है, तो उस सारी की सारी चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया जाए तुरंत, इमीडिएट इफेक्ट से, समझ में आया। स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या होता है, अब इन सबको बॉयकॉट करके क्या होगा, इन सबका एक ऑल्टरनेटिव तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। तो ऑल्टरनेटिव के अंदर जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है, सोप की हो गई, मैच स्टिक वगैरह की इंडस्ट्रीज़ हो गई, उसके अलावा इंडिया की कुछ जो है एजुकेशन अपन इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाएंगे, इंडिया के स्कूल्स बनाएंगे, उन स्कूलों में नहीं जाना जो इन्होंने बनाए, समझ में आया, अपने स्कूल्स बनाएंगे, अपने कॉलेजेस बनाएंगे, है ना। उसके अलावा अपनी बैंक बनाएंगे, अपने जो है इंश्योरेंस के इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो जो मैनचेस्टर क्लॉथ होता है और जो लिवरपूल सॉल्ट होता है, मैनचेस्टर और लिवरपूल ये क्या है, ये जो है वहीं की सिटीज़ हैं, कहाँ की, ब्रिटेन की, समझ में आया। तो मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल सॉल्ट को जो है कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है। उसके अलावा मल्टीपल पिकेटिंग भी की जाती है काफ़ी बार। तो अल्कोहल वगैरह की जो शॉप्स वगैरह होती है, वहाँ पे विमेन वगैरह खड़ी होकर जो बोलती है कि नहीं दारू वगैरह मत पियो, ये चीज़ गलत है, ऐसा है वैसा है, जो भी वो सी चीज़ चलती है। उसके अलावा क्या चीज़ होती है, उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल्स वगैरह के अंदर जाना बंद कर देते हैं, कॉलेज में जाना बंद कर देते हैं। और क्या चीज़ होती है, और जो है ये सोप वगैरह ये तो चीज़ें चली, ये तो इसका तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा सॉल्ट जो है, सॉल्ट वगैरह के भी यहाँ के ऑल्टरनेटिव्स वगैरह ढूंढते हैं। क्लॉथ के भी ये जो है स्वदेशी क्लॉथ पहनते हैं, समझ में आया, ठीक है, यहीं के क्लॉथ पहनते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है, खादी कपड़े, है ना। फिर कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी आते हैं, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये यहाँ पर आएगा वर्क डन में, इसको अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम, ठीक है, इन दोनों को कौन बनाता है, रविंद्रनाथ टैगोर बनाते हैं, दोनों को ही, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर बनाते हैं। अमार सोनार बांग्ला जो है बाद में जो बांग्लादेश है उसका भी जो है नेशनल एंथम बन जाएगा, तो उसे भी बाद में कभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, एक्सट्रीमिस्ट। अब एक्सट्रीमिस्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, पहले तो मॉडरेट ओनली देखा। अब एक्सट्रीमिस्ट के अंदर जब एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेट करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके अंदर जो है एक्सट्रीमिस्ट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ होती है, किसको प्रॉब्लम होती है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, उन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले समझो तो एज अ मॉडरेट मूवमेंट, अच्छा अब जो मॉडरेट मूवमेंट है वो तो ज़्यादा चला नहीं,
तो अगर मॉडरेट मूवमेंट चला नहीं तो अब एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं देखो हम करते हैं। जब एक्सट्रीमिस्ट ये सब चीज़ करने लगते हैं, जब वो डोमिनेट करते हैं, तो एक तो सबसे पहले पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि मास पार्टिसिपेशन के अंदर हमेशा एक्सट्रीमिस्ट मास पार्टिसिपेशन में बिलीव करते थे। वहीं जो मॉडरेट्स जो थे वो बस यही कि चिट्ठियाँ लिखते रहो, लेटर लिखते रहो, और लोगों के पास नहीं जाना, जनता के पास नहीं जाना, जनता को परेशान नहीं करना, हम खुद करते रहेंगे जो भी करना होगा। तो ये इडियोटिक बात है भाई, जनता को आज़ादी दिलानी, खुद को आज़ाद नहीं करना है, समझ में है? ठीक है, तो अब जो है पब्लिक, बट ऐसे नहीं बोलेंगे भाई, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा रोल था। तो खैर पब्लिक पार्टिसिपेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी, कंस्ट्रक्टिव वर्क भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। और भी जो है जो ग्रोथ हो रही थी, समझ में आया, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जाना था, तो वो डायरेक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, समझ में। वहीं मॉडरेट्स का जो था वो तो कुछ ज़्यादा कोई स्पीड थी नहीं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती। अब इसका रिएक्शन क्या होगा? इसके रिएक्शन में मॉडरेट्स जो हैं वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, है ना। तो मॉडरेट से अब जो है ज़्यादा उम्मीद मदद वगैरह की करी नहीं जा सकती। तो ये इनका गुस्सा और नाराज़ होना क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि भाई ये जो नेशनल स्ट्रगल है ये तो हमारा डोमेन है, ये तो हम करते हैं और हमसे ये लोग छीन रहे हैं, समझ में है? ठीक है, नए आए कल के बच्चे ये हमसे ये चीज़ें छीन रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बाद में स्प्लिट होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब समझो फर्दर वांटेड, उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये आगे और पैसिव रेजिस्टेंस चाहते थे, पैसिव रेजिस्टेंस और नॉन कॉपरेशन, समझ में आया कि भाई हमको जो है पैसिव रेजिस्टेंस करनी चाहिए और नॉन कॉपरेशन वगैरह करना चाहिए, जिसके अंदर हम स्कूल्स को बॉयकॉट कर देंगे, कोर्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे, काउंसिल्स को बॉयकॉट कर देंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ को बॉयकॉट कर देंगे, इन सारी चीज़ों को बॉयकॉट कर देंगे और जो है इन सब के अंदर से रिजाइन कर देंगे, समझ में आया। और सब तरफ धरने धरने देते रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे अब देखो, अगर कोर्ट्स नहीं चलेगी, काउंसिल्स नहीं चलेगी, म्यूनसिपैलिटीज़ नहीं चलेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा? पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन ठप पड़ जाएगा, समझ में आया। पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्लॉग हो जाएगा, ठीक है, क्लॉग हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें फाइनली जो है रिफॉर्म्स वगैरह लाने ही पड़ेंगे। ये इनका माइंडसेट था, ये इनका आइडिया था। लेकिन क्या होता है, लेकिन जो मॉडरेट्स वगैरह हैं, चूंकि मॉडरेट्स के पास काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है इन कोर्ट्स में, काफ़ी सारे वो लॉयर्स वगैरह होते हैं, काफ़ी सारे जज होते हैं, काफ़ी सारे जो है ऑफिसर्स वगैरह, सिविल सर्वेंट वगैरह होते हैं, मतलब छोटे लेवल के होते हैं, इतने वो नहीं होते, हायर लेवल तो देते ही नहीं थे ज़्यादा, है ना। तो बट बाकी भी होते ही हैं, ऑफिसर्स वगैरह तो होते ही हैं, और भी जो दूसरे कर्मचारी वगैरह, बाबू वगैरह, वो सब थे ही। अब अगर छोड़ देंगे तो बात ये नहीं है कि भाई आज छुट्टी लेनी है अगर पूरा ही छोड़ देंगे, या जो भी, अगर आज मान लो आज भी छुट्टी ले लेते हैं, बॉयकॉट वगैरह कर देते हैं, कल को इन्होंने निकाल दिया तो भाई उनके अंदर ये डर है ना, उनके अंदर ये फीलिंग है कि भाई आज जैसे मान लो कि हम तो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कल को उन्होंने पूरा ही निकाल दिया तो ठीक है वापस आना ही मत, तो हम क्या करेंगे? हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये इनको कहीं ना कहीं डर था, उसके अलावा इनका खुद का कहीं ना कहीं मोटिव था। तो इस मोटिव के चलते क्या करते हैं, इस मोटिव के चलते ये इस चीज़ के लिए, पैसिव रेजिस्टेंस के लिए तो मानते नहीं है मॉडरेट्स, है ना, पैसिव रेजिस्टेंस के लिए मानते नहीं है। और एक्सट्रीमिस्ट हेल बाउंड थे कि भाई पैसिव रेजिस्टेंस अगर होगा तो हम इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, और पैसिव रेजिस्टेंस के साथ में हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। अभी ये क्या चीज़ हो रही है? अभी जो है बंगाल का मूवमेंट बंगाल के अंदर चल रहा है। भाई बंगाल अल्टीमेटली किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है ना। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। अगर कोई इंडिया का पार्ट है तो इंडिया में, अब लद्दाख के अंदर कुछ हो रहा है तो ऐसा थोड़ी कि लद्दाख में ही रहेंगे हम, ठीक है। दिल्ली जा रहे हैं ना, दिल्ली के अलावा भी और 10-20 जगह पर जा रहे हैं। अब CAA-NCR एक जगह पर होता है प्रदर्शन, उसके 10 जगहों पर होते हैं। कुछ फार्मर लॉ वगैरह आता है, तो ऐसा थोड़ी है फार्मर लॉ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही उसका हुआ था, बाकी जगहों पर भी हुआ ही था, समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बंगाल अल्टीमेटली किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है, तो बाहर उसको ले जाना चाहिए था। तो ऐसा इन्होंने कहा कि भाई इसको बाहर ले जाते हैं, बंगाल तक इसको सीमित नहीं रखते हैं, इसको बाहर फैलाते हैं। और अगर इसको फैलाएंगे तो एक तो जो है नेशनल मोमेंटम वगैरह भी मिलेगा, बाकी का जो नेशन है उसका सपोर्ट वगैरह भी मिलेगा, ये जो मूवमेंट है ये बढ़ेगा। मॉडरेट्स ये चीज़ नहीं चाहते थे, समझ में आया? मॉडरेट्स बोल रहे थे नहीं 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 ये सब नहीं कर सकते हम तो ना, ठीक है ठीक है, मॉडरेट्स वगैरह ये सब नहीं चाहते थे। उसके बाद क्या चीज़ है? ड्यू टू नो बफर। अब नो बफर वाला क्या पॉइंट है, इसको मैं समझाता हूँ, इसको होल्ड करके रखना। क्या क्या जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क या दूसरा क्या क्या वर्क करा गया? तो एक तो स्वदेश बंधप समिति बनाई गई थी अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा, ठीक है। स्वदेश बंधप समिति के अंदर सोशल वर्क वगैरह, फेमेन वगैरह से लड़ने के लिए काफ़ी सोशल वर्क वगैरह करा गया, नए स्कूल्स वगैरह बनाए गए, जो है स्वदेशी क्राफ्ट के अंदर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती थी। उसके अलावा आत्मशक्ति के ऊपर जो है फोकस वगैरह डाला जाता था, नेशनल डिग्निटी के ऊपर, ऑनर के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस डाला जाता था। और जो है
और जो है काफ़ी सारे, अच्छा सिर्फ इन्हीं के खिलाफ नहीं थी चीज़ें, कास्ट के खिलाफ, डाउरी के खिलाफ, अर्ली मैरिज, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, इन सब के खिलाफ भी थी, इन सबको भी जो है अपोज किया जाता था। तो ये मेंस के लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री में शायद ही इसके ऊपर ऐसा कुछ पूछें, बट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खाली जो है स्वदेशी मूवमेंट का ये मतलब नहीं था कि खाली जो है स्वदेशी अपन कपड़े बनाकर पहनेंगे, ठीक है, उससे बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ा मूवमेंट था, समझ में आया। स्वदेशी मिल्स जो है आई, सोप्स के लिए, मैचेस वगैरह के लिए, बैंक्स वगैरह नहीं आई, इंश्योरेंस के लिए नई कंपनीज वगैरह, अपनी खुद की कंपनीज है ना। सॉन्ग्स की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सा सॉन्ग अभी जिसको होल्ड करा था अपन ने, एक तो वंदे मातरम और दूसरा अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, इन दोनों को राइट करा। उसके अलावा जो है मुकुंद दास ने भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स लिखे। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, सुब्रमण्या भारती, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सुब्रमण्या भारती ने लिखा सुदेशा गीतम, क्या लिखा, सुदेशा गीतम। सुदेशा गीतम साउथ इंडिया के अंदर सुब्रमण्या भारती ने लिखा था, तो इसे आप याद कर सकते हो, सुदेशा गीतम। रजनीकांत सेन ने भी काफ़ी सारे गाने वगैरह लिखे। आर्ट के अंदर अविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ज़्यादा इमेंस काम करा, ठीक है, इमेंस। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे, इन लोगों ने काम करा। तो इन सबको आप याद कर सकते हो। ये सारी याद करने की चीज़ें, रटने की चीज़ें, इनके अंदर मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। अश्विनी कुमार दत्ता, इसको देखना है। उसके अलावा आर्ट के अंदर किस किस ने काम करा, तो अविंद्रनाथ टैगोर है, सॉन्ग के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर है, मुकुंद दास है, सुब्रमण्या भारती जिन्होंने सुदेशा गीतम जो है लिखा था, गाया था, रजनीकांत सेन है। उसके अलावा जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे। चलो अब देखो, ये तो चीज़ें जो चल रही है वो तो चलती रहेंगी। फाइनली क्या होगा पहले ये बताता हूँ, फिर सूरज स्प्लिट के ऊपर आते हैं। ये तो चीज़ें जो चलती है वो चलती रहेंगी। 1903 के अंदर, 1903 से 05 के अंदर हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर 05 के अंदर जो है वो मॉडरेट वगैरह और वो वाला जो है एक्सट्रीमिस्ट वगैरह फेज़ आ गया, उसका कुछ होगा, उसका भी कुछ नहीं होगा। पार्टीशन होना था, पार्टीशन हो के रहा। फिर क्या चीज़ हुई, फिर उसके बाद 1907 तक ये चीज़ कुछ चली। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1908 तक तो कम्प्लीटली सब खत्म हो चुका। और 1911 के अंदर 1911 के अंदर फाइनली जो है ये पार्टीशन को एनल कर देते हैं और वापस से वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को एक कर देते हैं। समझ में आया, ये चीज़ है। अब 1908 के अंदर ये डेड क्यों हुआ, और 1905 से 1907 के अंदर जब एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेट कर रहे थे तब क्या चीज़ हुई उसे समझते हैं। एक तो मैंने आपको बताया पहला पॉइंट कि जो मॉडरेट्स हैं ये थोड़े से नाराज़ हैं, ये आपको समझ में आया होगा कि मॉडरेट्स नाराज़ हैं। दूसरी बात क्या चीज़ होती है, दूसरी बात होती है कि जो धीरे धीरे दो सेशंस होते हैं, एक 1906 के अंदर और एक 1907 में। 1906 के अंदर क्या डिमांड होती है उसे समझाता हूँ। 1906 के अंदर कहीं ना कहीं ये डिमांड होती है कि हम जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट, हर साल देखो एक ही एनुअल सेशन हो रहा है, हर साल एक ही बार मिल रहा है, फिर भी उसके भी चलो ठीक है इंपॉर्टेंस है जो भी है, तो उसके अंदर भी ये कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनमें से किसी एक को बनाना चाहते थे, और मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे कि भाई एक्सट्रीमिस्ट के अंदर से प्रेसिडेंट वगैरह बने, क्योंकि फिर वो बाहर जाएगी बात, और ये बाहर जो है फैलाना चाहते हैं, और जो भी पैसिव रेजिस्टेंस वगैरह करना चाहते हैं, हम ये सब चीज़ें करना नहीं चाहते। तो ऐसी बात होती। तो 1906 के अंदर क्या करते हैं, 1906 के अंदर मॉडरेट्स जो हैं दादा भाई नेरोजी को नॉमिनेट करते हैं कि हम चाहते हैं दादा भाई नेरोजी जो हैं वो प्रेसिडेंट बने। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि दादा भाई नेरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। इन्होंने जितना काम करा है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, बहुत कम लोगों ने इतना काम करा है। जैसे रानाडे हो गए, एमजी रानाडे हो गए, उसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, जो अपने आर एम आर हो गए, है ना। इन लोगों ने जिस लेवल का काम करा है उस लेवल का काम कहीं ना कहीं दादा भाई नेहरू ने करा था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत काम करा था, ठीक है, बहुत काम। तो अब इनकी जो है रिस्पेक्ट बहुत लोग करते थे, सब लोग करते थे, इसीलिए जो अब अगर एक बार दादा भाई नेहरू को नॉमिनेट करा तो बाकी के लोग पीछे हट गए कि नहीं ठीक है इन्हें बनने दीजिए, हम कोई बात नहीं, हम नहीं बनेंगे। समझ में आया। तो ये तो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट वाली चीज़ थी। ये तो 1906 के अंदर हुआ। 1906 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात और हुई कि ये जो सेशन था, इस सेशन के अंदर पहली बार कांग्रेस ने अपना एजेंडा जो है वो तय कर दिया। स्वदेशी तो खैर चल रहा था जो चल रहा था, लेकिन इससे ऊपर कहीं ना कहीं सबसे ऊपर जो है कांग्रेस चली गई, और वो था स्वराज। कि कांग्रेस का अल्टीमेट एम क्या है, स्वराज है या फिर सेल्फ गवर्नमेंट है। समझ में आया, स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट।
और ये सेल्फ गवर्नमेंट किसके अंदर होगी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो सेल्फ गवर्नमेंट होगी किसके अंदर होगी, ये लार्जली जो है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही होगी। इसके ऊपर ध्यान देना, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही हम जो है हमारी ऑटोनॉमी वगैरह होगी, हमारा खुद का जो है हम कंट्रोल वगैरह करेंगे, हमारे खुद का मैटर्स वगैरह को हम खुद संभालेंगे। ये था इनका एम, समझ में आया? अब समझो, ये तो 1906 हो गया। अब स्वराज से, सेल्फ गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं भाई, काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए एक्ट भी करना पड़ता है। तो एक्ट की जो आइडिया थे, वो एक्ट के आइडिया एक्सट्रीमिस्ट के पास थे। तो 1907 के अंदर ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो है जो 1907 के अंदर कांग्रेस का प्रेसिडेंट इस साल कौन बने, तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट इस साल ये सजेस्ट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट में से एक बने, समझ में आया? और ये लोग मॉडरेट्स ऐसा चाहते नहीं थे। तो चूंकि मॉडरेट्स ऐसा चाहते नहीं थे और मॉडरेट्स डोमिनेट कर रहे थे, तो मॉडरेट्स जो है सेशन सूरत में बनाते हैं। अब यहाँ पे कौन बनना चाहता था, ये जो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बनना चाहता था, तो बाल गंगाधर तिलक बनना चाहते थे। अब बाल गंगाधर तिलक सूरत के अंदर प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि जो जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसे भी प्रेसिडेंट बनना है, वो उस जगह का नहीं होना चाहिए जिस जगह पे सेशन हो रहा है। तो सूरत क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, सूरत अभी कहाँ पर है, गुजरात में, और गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, इसीलिए, और ये जो है ये महाराष्ट्र के हैं बाल गंगाधर तिलक, ये जो है इसलिए सूरत के अंदर प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो इस बात से एक्सट्रीमिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, और जो है कहीं ना कहीं बात ये हो जाती है कि अब जो है नो कमिंग बैक वाला पॉइंट आ जाता है, समझ में, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है, जिसके बाद न तो एक्सट्रीमिस्ट पीछे जाने को तैयार थे, न ही जो मॉडरेट्स हैं वो पीछे जाने को तैयार थे। तो फाइनली ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, स्प्लिट होगा। क्या होगा? स्प्लिट होगा। समझ में आया? ठीक है, अब समझते हैं स्प्लिट में क्या हो रहा है। सूरत स्प्लिट, ठीक है, तो सूरत स्प्लिट के अंदर ये मैंने आपको बताया 1906 के अंदर दादा भाई नौरोजी वो प्रेसिडेंट होते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज्य ये जो है एम को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं एम होगा। उसके अलावा जो है ये किसी के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर ही, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मॉडरेट्स, अब ये दोनों क्या समझने में फेल रहे, इसको समझाता हूँ। ये बेसिक आइडिया तो आपको समझ में आ गया कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिसके बाद क्या होता है, फाइनली दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं हमको नहीं करना, मॉडरेट्स बोलते हैं हमको नहीं करना। तो ये थोड़े से कहीं ना कहीं ठीक है, बच्चापना वगैरह आगे की जो चीज़ें होगी, उस बच्चेपने के अंदर क्या होगा, ना तो मॉडरेट्स कुछ करेंगे, लीडरशिप वगैरह प्रोवाइड करेंगे, नहीं एक्सट्रीमिस्ट कोई लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट धीरे धीरे जो है पूरी तरीके से लीडरलेस वगैरह हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा मूवमेंट के अंदर, समझना। तो स्वदेशी मूवमेंट वगैरह धीरे धीरे पूरी तरीके से डाई डाउन कर जाएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है, ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझो, दोनों क्या समझने में असक्षम रहे, फेल हो गए, दोनों मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। सबसे पहली बात तो मॉडरेट्स ये नहीं समझ पाए कि जो काउंसिल रिफॉर्म्स, देखो बाद में जो है ये काउंसिल रिफॉर्म्स के अभी आगे पढ़ेंगे, तो बाद में क्या होता है, ये सब जो चल रहा है, इसके बाद में 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, है ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को अनाउंस किया जाता है। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को अनाउंस किया जाता है जैसे ही, मतलब ये 1909 में आ जाते हैं, उससे पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है। तो जैसे ही इनको अनाउंस करा जाता है, काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं, भाई ठीक है मज़ा आएगा, और जो है मतलब सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह की तरफ जाएंगे, बढ़िया है, सब तरफ हमको डेवलपमेंट वगैरह होगा, हमारा उद्धार होगा। ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं है, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी थी, और फर्स्ट टाइम इससे और ज़्यादा कंडीशंस वर्स ही हुई थी, सुधरी नहीं थी। इससे फर्स्ट टाइम जो है कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ गए थे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी समझेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अब देखो, मॉडरेट्स फेल टू अंडरस्टैंड दैट काउंसिल रिफॉर्म्स वर यूजलेस, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एंड वर मेंट मोर टू आइसोलेट एक्सट्रीमिस्ट देन फॉर देयर बेटरमेंट, ओवरऑल बेटरमेंट के लिए नहीं, बल्कि जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन है, डिवाइड एंड रूल, कांग्रेस के अंदर भी डिवाइड एंड रूल करेंगे, जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन है उसे और ज़्यादा दूर करने के लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं बनाई गई थी, समझ में। उसके बाद क्या चीज़ है, एक्सट्रीमिस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। अब एक्सट्रीमिस्ट क्या जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्या नहीं देख पाए, क्या नहीं रियलाइज कर पाए, वो ये था
कि जैसे अपन को, जैसे अर्थ है, अर्थ को जैसे एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है सिर्फ जीने के लिए, सिर्फ लाइफ वगैरह के लिए ही नहीं, बल्कि जो है सोलर जो हार्मफुल रेज वगैरह, रेडिएशन वगैरह होती है, उससे सेव करने के लिए भी, उसी तरीके से जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स उनके सामने जो है एक्सट्रीमिस्ट के सामने शील्ड की तरह थे। अब मॉडरेट्स क्या कर रहे हैं, पी कर रहे हैं, सर सर गरीब लोग हैं, सर सर प्लीज़ प्लीज़, सर 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 सर, हाथ हाथ जोड़ रहे हैं। तो अगर आप किसी के सामने हाथ जोड़ोगे, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आप उसके सामने हाथ जोड़ोगे, तो क्या वो आपको मारेगा? नहीं मारेगा। समझ में आया? अब पीछे से अगर ये आगे से ये हाथ जोड़ते रहते हैं और पीछे से ये जो है मास स्ट्रगल करते रहते हैं, तो देखो दोनों मिलके किस लेवल तक चले जाते हैं। लेकिन ना एक्सट्रीमिस्ट ने ये रियलाइज करा, ना मॉडरेट्स ने ये रियलाइज करा। समझ में आया? तो मॉडरेट्स वर देयर शील्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेशन। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, ये देखो, ड्यू टू नो बफर, इसलिए छोड़ा था। ड्यू टू नो बफर वायलेंट रिप्रेशंस एक्सट्रीमिस्ट सफर्ड अलॉट। कोई बफर नहीं था बीच में। बफर नहीं का मतलब होता है कि जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स नहीं थे, दोनों का स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो स्प्लिट होने की वजह से अब जो है उनको सेव करने मॉडरेट्स नहीं आने वाले हैं। तो मॉडरेट्स नहीं आएंगे, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट रिप्रेशन का वगैरह करेगी, जो है तिलक को कहीं भेज देगी, उसके अलावा जो है बाकी के जो लीडर्स वगैरह हैं उन सबको कहीं कहीं भेज देगी, और अरविंदो घोष वगैरह को कहीं कहीं भेज देगी। तो इसके चक्कर में क्या होगा, धीरे धीरे मूवमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। समझ में आया? फिर देखो दोनों ही क्या समझने में असक्षम रहे। तो पहली बात कि जो है दोनों ही साइड एक ही, जो दोनों ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक ही साइड थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है ना कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट तो बाद में, इंडियन पहले। समझ में आया? तो उस चीज़ को, जो मेजर गोल है, जो लार्जर गोल है, उसे नहीं समझ पाए, ग्रेटर गुड को नहीं समझ पाए। दूसरी बात, एंड अ ब्रॉड बेस्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज मच नीडेड इन सच बिग कंट्री। उसके अलावा जो इतनी बड़ा देश है, इतने बड़े देश के अंदर ऐसा नहीं कि भाई छोटा सा कोई पॉकेट है, जिस पॉकेट के अंदर आप जो है एक स्ट्रैटेजी लगाओगे तो वो स्ट्रैटेजी चल जाएगी। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एक साथ लगानी पड़ेगी। समझ में आया? ठीक है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 1907 का अब तक का मैंने आपको बता दिया। 1907 के अंदर स्प्लिट हो जाता है, सूरत स्प्लिट। एक बार सूरत स्प्लिट होगा, सूरत स्प्लिट होने के बाद क्या चीज़ होगी, सूरत स्प्लिट होने के बाद में 1908 के बाद में जब तक जो है ये लोग बाद में वापस नहीं मिलेंगे लखनऊ सेशन के अंदर, तब तक लार्जली डार्केस्ट एरा आप एक तरीके से देख सकते हो, डार्केस्ट पीरियड देख सकते हो, सिवाय एचआरएल के और कुछ भी नहीं होगा। सिवाय एचआरएल के और कुछ भी नहीं होगा। पूरा जो है ओवरऑल अरीना के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, ना तो मॉडरेट्स कुछ करने को तैयार है, ना एक्सट्रीमिस्ट कुछ करने को तैयार है, दोनों घर बैठे। समझ में है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू वाली बात है। अब इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो स्वदेशी का एवेल्युएशन करते हैं 1908 के अंदर करीब करीब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, ये मैंने आपको बता दिया। ये सारे इसके रीजंस हैं क्यों ख़त्म हुआ। तो सबसे पहला, सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशंस। ये मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन वगैरह करा, वायलेंट क्रैकडाउन करा, सब खत्म हो गया। स्प्लिट के बारे में अपन ने देखा 1907 के अंदर क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हो गया। तो सूरत स्प्लिट होने के बाद ना मॉडरेट्स कुछ करने को तैयार है, ना एक्सट्रीमिस्ट कुछ करने को तैयार है। तीसरी चीज़ जो है, मूवमेंट कहीं ना कहीं लीडरलेस हो गया था, काफ़ी सारों को अरेस्ट कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था, और अरेस्ट और डिटेन करके अलग अलग जगह रंगून इधर उधर भेज देते थे, दूर दूर भेज देते थे। समझ में आया? और उसके बाद क्या होता कि अब ये अगर चलेगी तो पीछे मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं लीडरलेस हो जाता है। इस बात को अपन बाद में देखेंगे, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह और भी जो सीडीएम वगैरह जो चीज़ें होंगी ना, उसके अंदर गांधी इसका जो है इलाज बताएंगे। वो बताएंगे कि लीडर को अगर पकड़ भी लें तो तुमको ये नहीं सोचना है कि भाई लीडर चले गए हम दुखी होते हैं, दुखी नहीं होना है। जो भी उसके बाद जो भी लीडर हो, जो उनके नीचे जो लोकल लीडर्स वगैरह हो, उनके अंदर उनकी बात माननी, उनकी बात सुननी। समझना? तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। स्मॉल सोशल बेस होता है, ठीक है, सोशल बेस बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। सिर्फ और सिर्फ अपर और मिडिल क्लास जो है, सिर्फ और सिर्फ वही जो है इसके अंदर लार्जली पार्ट लेते हैं, जो पीजेंट्स हैं वो पार्ट नहीं लेंगे। अब अगर आपको याद हो तो जो 1857 था, 1857 के अंदर पीजेंट्स बहुत ज़्यादा पार्ट ले रहे थे, अपर और मिडिल क्लास का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। समझ में? अब पीजेंट्स का तो वैसे नंबर ज़्यादा है, समझ में? पीजेंट्स आर्टिसंस वगैरह का नंबर ज़्यादा है, तो वो इतना ज़्यादा सर्वाइव कर गया, और मतलब सर्वाइव तो खैर वो भी नहीं करा, लेकिन वो इतना ज़्यादा जो हाइप में आ गया है कि उनका नंबर भी इतना ज़्यादा था ना। यहाँ पे अपर और मिडिल क्लास हमेशा पॉपुलेशन में कम ही होंगी, बट ऑब्वियसली बात है। एनसीएम, उसके अलावा जो एनसीएम और पैसिव रेजिस्टेंस जो चीज़ें थी, वो सिर्फ और सिर्फ मियर आइडियाज़ रह गए, कभी भी प्रैक्टिकलिटी के अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन दोनों का जो भी खेल चल रहा था। समझ में आप?
1911 के अंदर क्या होता है, 1911 के अंदर फाइनली जो है पार्टीशन का अनलमेंट हो जाता है। और इसका रीज़न क्या होता है, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसका रीज़न होता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तब क्या होगा आगे जाके, जैसे अपन ने आईएनए पढ़ा है, अपन ने गदर वगैरह पढ़ा है ना, तो आगे जाके कहीं ना कहीं इनको ये मोटिवेशन मिलेगा कि भाई तुमने कर लिए थे इतना सब, टाइम पास कर लिया, मॉडरेट्स ने अपना कर लिया, एक्सट्रीमिस्ट ने अपना कर लिया, मिला कुछ? कुछ नहीं मिला। जब हम आए तब देखो हमको इतना कुछ मिल गया, हमारे आने के बाद फाइनली पार्टीशन जैसी चीज़ भी अनल हो गई, कितनी बड़ी बात है, समझ में आया? तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे कहीं ना कहीं अब मुस्लिम को अपीस करने के लिए, ये मैं पॉइंट आपको बता चुका हूँ कि मुस्लिम्स को वापस अपीस करने के लिए जो कैपिटल है, उस कैपिटल को दिल्ली ले जाते हैं, ठीक है, कि भाई दिल्ली देखो ये जो है मुस्लिम ग्लोरी की एक जगह है, यहाँ पे मुगलों ने राज करा है और खिलजियों ने राज करा है, दिल्ली सल्तनत थी, सारे मुस्लिम रूलर्स यहाँ पर थे, हम भी अब जो है उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, ऐसी कुछ बात करेगी। ऑल दो इससे कुछ हुआ नहीं, मुस्लिम जो है एग्रीवेट ही हुए, क्योंकि सपने इतने सारे दिखा दिए, साकार एक भी नहीं हुए, समझ में आया? बट जो है बिहार उड़ीसा, तो ये इसको पार्टीशन को अनल तो कर दिया जाता है, लेकिन बिहार और उड़ीसा इसके अंदर से बाहर निकाल देते हैं और आसाम को एक अलग सेपरेट प्रोविंस बना देते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया, इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा हो। अब क्वेश्चन देखते हैं वापस से, क्या क्वेश्चन थे। सबसे पहले देखो, ये तो इसके अंदर तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो अलग क्वेश्चन है, इसको अपन डील कर चुके हैं। इसे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। सही है कि गलत है? सही है, बताया ना, ठीक है। इतना सारा जो है इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज वगैरह बन रही है, सही है। दूसरी बात, नेशनल काउंसिल ऑफ, अरे यार ये मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है कोई बात नहीं, ये यहीं पे बताया था, तो ये सही चीज़ है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी जो है उसको भी इस्टेब्लिश किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बताना भूल गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है स्वदेशी मूवमेंट के अंदर ही। तो 1 and 2, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर क्या है देखो, मतलब वैसे ही बुक में लिखा हुआ है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बता पाया। बुक अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? स्पेक्ट्रम। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जॉ इन 1905, इसको समझते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड लास्टेड अंटिल, ठीक है, तो 1905 का जो था वो कब तक रहा था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स नीडेड, मैंने क्या बताया, 1911 तक था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होगी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 के अंदर शुरू होगी। तो ये पॉइंट सही है कि गलत है? गलत है, समझ में। दूसरा पॉइंट क्या है, इसे होल्ड करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, गांधी जी लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो अभी तो 1911 में मैंने आपको बताया कि ये चीज़ होगी, 1911 में तो गांधी जी यहाँ पर है ही नहीं, शायद होंगे मुझे पता नहीं, बट कुछ ऐसे जो है प्रोमिनेंट तो नहीं है, ये तो डेफिनेटली श्योर है, ठीक है, प्रोमिनेंट तो नहीं है, वो आएंगे ही 1950 1960s के अंदर आएंगे, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो है चंपारण और सत्याग्रह वगैरह और वो सब चीज़ें करेंगे, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं फिर आगे जो है एनसीएम वगैरह पकड़ेंगे। एनसीएम वगैरह पकड़ने के बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक बात चलेगी, फिर सीडीएम वगैरह पकड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा सीडीएम वगैरह आने में, समझ में आया, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी जो है वो भी गलत है। उसके बाद क्या चीज़ है, पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 19, पार्टीशन ऑफ इंडिया कहाँ चला गया? 1911 में है, समझ में आया। 1911 का एक ही ऑप्शन है, फिर भी इसको पूरा पढ़ेंगे। किंग जॉर्ज 5 एब्रोगेटेड कर्जोस एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, कि किंग जॉर्ज 5 जो है, लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, यहाँ पे बताया था, रेवोल्यूशनरी वाले के अंदर बताया था, ठीक है। किंग जॉर्ज 5 आते हैं, ठीक है, किंग जॉर्ज 5 कब आते हैं? 1911 में आते हैं। सेंट्रल विस्टा प्लान वगैरह उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है उस समय पे वाइसरॉय कौन होते हैं? हार्डिंग होते हैं, है ना, तो उस समय पे हार्डिंग वाइसरॉय होते हैं, तो इनके टाइम पे आते हैं और कैपिटल को शिफ्ट करते हैं। दोनों जो बंगाल हैं, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, इन दोनों को एक करते हैं और कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला पूरा का पूरा जो है वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नहीं लगे डिसलाइक करें। और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डाल दी है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी का, एनवायरनमेंट का, आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, सबका बदला लेगा फैजल नहीं। इन सब का लिंक जो है, इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, उन्हें सबको देख सकते हैं। थैंक यू।